हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का टॉपर्स प्राइम चैनल में। इस वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे स्टैटिक जीके के कुछ क्वेश्चंस, क्योंकि बहुत दिन हो गए हमने स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस जो है डिस्कस नहीं किए हैं। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चंस जो हैं स्टैटिक जीके से देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट रहेंगे एग्जाम के लिए। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय एथलीट ने 2021 में विश्व एथलेटिक्स से वुमेन ऑफ द ईयर का पुरस्कार प्राप्त किया है। तो देखिए, ये 2021 में किसी भारतीय एथलीट को मिला था, तो इसलिए ये क्वेश्चन वापस से रिपीट हो सकता है। ठीक है, 2023 में अगर हम बात करें तो ये किसी भारतीय एथलीट को नहीं मिला है। इस बार का जो दिया गया 2023 का, ये फेथ किपगेयन, अगर हम पुरुषों में बात करें तो नहीं, ये महिला को दिया गया है, और नोआ लॉयल्स, इनको जो है मिला है महिलाओं और पुरुषों में। ठीक है, तो ये भारत की किसी को भी जो है नहीं मिला है, लेकिन ये 2021 में मिला था, तो ये अंजू बॉबी जॉर्ज को मिला था, तो इसलिए वापस से क्वेश्चन रिपीट हो सकता है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड के कुमाऊनी क्षेत्र में लोकप्रिय तलवार नृत्य को क्या कहा जाता है? देखिए, चारों नृत्य अगर आप देखेंगे, झोड़ा नृत्य, मुखोटा नृत्य, छोलिया और पांडव नृत्य, ये चारों ही नृत्य जो हैं कहाँ के हैं? उत्तराखंड के हैं। लेकिन इनमें से जो कुमाऊनी क्षेत्र में किया जाता है और उस नृत्य को तलवार नृत्य भी कहा जाता है, वो है छोलिया नृत्य। कौन सा नृत्य हो जाएगा? छोलिया नृत्य जो है हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ इसमें याद रखनी है। इसके अलावा झोड़ा नृत्य, पांडव नृत्य और छेलिया नृत्य की अगर हम बात करें तो ये भी जो है वहीं पर का डांस जो है माना जाता है, उत्तराखंड राज्य का। जैसे छोलिया नृत्य है, ये हो गया। इसके अलावा अगर बात करें झोड़ा नृत्य, ये वसंत ऋतु के उत्सव पर जो है किया जाता है, वसंत ऋतु के आने पे। ठीक है, तो वसंत ऋतु का नृत्य है ये, वसंत ऋतु का उत्सव जो है झोड़ा नृत्य को माना जाता है। ठीक है, मुखोटा नृत्य की अगर हम बात करें तो इसमें जो है मुखोटे पहनते हैं, पारंपरिक पोशाक और मुखोटा पहना जाता है, और देवताओं और दुष्ट राक्षसों का जो है इसमें प्रतिनिधित्व किया जाता है, मतलब जो भी प्रतिभागी होती है वो उसका जो है करते हैं। पांडव लीला या पांडव नृत्य की अगर हम बात करें तो ये महाभारत की कहानियों से रिलेटेड है। ठीक है, ये गढ़वाल क्षेत्र में जो है किया जाता है। ठीक, इसकी बात करें झोड़ा नृत्य की तो ये कुमाऊनी क्षेत्र में होता है, छोलिया नृत्य भी कुमाऊनी क्षेत्र में होता है, और इसको तलवार नृत्य भी कहा जाता है। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन के दौरान वंदे मातरम गीत पहली बार गाया गया था? क्या पूछा गया? पहली बार। ठीक है, देखिए, ये गाया गया था 1896 के अधिवेशन में, और ये अधिवेशन कहाँ पे हो रहा था? ये अधिवेशन कहाँ पर हो रहा था? ये अधिवेशन हो रहा था कोलकाता में। इसी तरीके से जनगण मन पूछा जाता है तो 1911 के अधिवेशन में गाया गया था, और वो अधिवेशन भी कहाँ पर हो रहा था? कोलकाता में हो रहा था। ये दोनों चीज़ आपको याद रखनी है। ओके, इस अधिवेशन की अध्यक्षता कौन कर रहा था 1896 के अधिवेशन में, जिसमें वंदे मातरम पहली बार गाया गया था? तो रहमतुल्ला एम सयानी जो थे, इसकी अध्यक्षता कर रहे थे। ये याद रखना है। गीत जो है ये रविंद्रनाथ टैगोर ने गाया है। वंदे मातरम को किसने गाया है? रविंद्रनाथ टैगोर ने गाया है। ठीक है, चलिए अगला देखिए, निम्न में से कौन सी योजना भारत सरकार की प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना को क्रियान्वित करती है? सहज हर घर बिजली योजना। ओके, एक वीडियो में आपको सारी योजनाएं जो है मिल जाएंगी 2014 से लेकर अब तक की जितनी भी हैं, मतलब जो इंपॉर्टेंट है। ऐसे तो बहुत सारी योजनाएं आई हैं, लेकिन जो मेनली एग्जाम में पूछी जाती है सिर्फ उन्हीं को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये 2017 में ये योजना शुरू की गई थी, प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना, और ये आ जाती है सौभाग्य योजना में। ठीक है, सौभाग्य योजना जो है आ जाएगी, याद रखिएगा इसको। चलिए, अगला क्वेश्चन देखिए, उत्कल केसरी डॉक्टर हरे कृष्ण मेहताब द्वारा लिखित पुस्तक ओडिशा इतिहास का हिंदी अनुवाद किसने किया था? ठीक है, उत्कल केसरी डॉक्टर हरे कृष्ण मेहताब द्वारा लिखित कौन सी पुस्तक ओडिशा इतिहास का हिंदी अनुवाद किया था? नरेंद्र मोदी ने। ठीक है, हरे कृष्ण मेहताब जो है ये भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख सेनानी जो है रही हैं। ठीक है, और ओडिशा इतिहास जो है इनकी बुक है, जिसका मतलब वर्णन जो था हिंदी में ये श्री नरेंद्र मोदी ने जो है किया है। ठीक, ओके, जो अनुवाद था वो नरेंद्र मोदी ने नहीं किया था, इसको जारी किया था नरेंद्र मोदी ने, जो प्रधानमंत्री है उन्होंने। लेकिन जो इसका हिंदी में वर्णन है वो किसके द्वारा किया गया, मतलब अगर पूरी तरीके से देखिए अनुवाद किसने किया तो वो शंकरलाल पुरोहित ने किया है। इसको जारी करने का काम श्री नरेंद्र मोदी ने किया है, और इसको अनुवाद करने का काम किसने किया है? शंकरलाल पुरोहित ने किया है।
ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य सही प्रकार से सुमेलित है? कुट्टू नृत्य पश्चिम बंगाल, छाऊ नृत्य मणिपुर, रुख्यो सारू नृत्य नागालैंड, संबलपुरी नृत्य तमिलनाडु। इसने पूछा कौन सा सही तरीके से सुमेलित है। तो रुख्यो सारू जो नृत्य है ये कहाँ का हो जाएगा? ये हो जाएगा इसका नागालैंड का। तो ये वाला जो पॉइंट है, वेट एक मिनट, थर्ड वाला जो पॉइंट है ये बिल्कुल यहाँ पे सही सुमेलित हो है। ठीक है, ओके। कुट्टू नृत्य ये जो है लोक नृत्य है एक तरीके का, कुट्टू या कुत्थू नृत्य जिसको कहा जाता है, जो कि तमिलनाडु में जो है ये नृत्य है। छऊ नृत्य अगर आप देखेंगे तो ये बिहार का नृत्य है, ना कि मणिपुर का। और एक और फिर आता है इसमें संबलपुरी नृत्य। संबलपुरी नृत्य जो है ये तमिलनाडु का नहीं है। संबलपुरी जो डांस है ये उड़ीसा के संबलपुर जिले में जो है इसका वो माना जाता है कि वहाँ से उत्पन्न हुआ है, तो ये उड़ीसा का हो जाएगा। ये जो पहला दे रखा था ये तमिलनाडु का कह सकते हैं आप, कुत्थू जो नृत्य है। और छऊ नृत्य जो है ये बिहार पश्चिम बंगाल वगैरह में जो है आ जाएगा। पश्चिम बंगाल झारखंड, इसमें बिहार भी नहीं, पश्चिम बंगाल झारखंड, इस तरीके से। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार का डैश वर्ष 2016 से प्रत्येक वर्ष दिनांक 26 से 31 तक के गणतंत्र दिवस समारोह में लाल किले की प्राचीर के सामने भारत पर्व का आयोजन करता है। कौन करता है भारत पर्व का आयोजन 2016 से हर वर्ष 26 से 31 तक के गणतंत्र दिवस समारोह में? तो ये करता है पर्यटन मंत्रालय। ठीक है, तो पर्यटन मंत्रालय इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, किस शासक ने त्रिधातु सिक्का प्रणाली आरंभ की थी जो बाद में मुगल सिक्का प्रणाली बनी? त्रिधातु सिक्का प्रणाली की बात जो है इसमें कह रहा है, तो त्रिधातु सिक्का प्रणाली आरंभ की थी शेरशाह सूरी ने। और यही जो सिक्का प्रणाली थी बाद में क्या बनी थी? मुगल सिक्का प्रणाली जो थी बनी थी। ठीक है, तो ये आप कह सकते हैं कि जो त्रिधातुवाद की प्रणाली थी वो मुगलों की नहीं थी, किसकी थी? शेरशाह सूरी की रचना थी। ठीक है, शेरशाह सूरी ने एक और जो पूछा जाता है यहाँ से क्वेश्चन कि चांदी का सिक्का जो था किसने जारी किया था, जिसको क्या कहा जाता था? रुपया कहा जाता था। ये जारी किया था किसने? शेरशाह सूरी ने जो है जारी किया था। ओके, और जो सोने के सिक्के थे, देखिए चांदी के सिक्के को रुपया कहा जाता था, सोने के सिक्के को क्या कहा जाता था? मोहर कहा जाता था। और तांबी के सिक्के को क्या कहा जाता था? डैम कहा जाता था। किसके शासनकाल में? शेरशाह सूरी के शासनकाल में। ठीक है, बिहार में इसकी राजधानी पूछी जाती है तो कौन सी थी? बिहार का जो सासाराम है वो शेरशाह सूरी की जो राजधानी है वो माना जाता है। ठीक है, चलिए ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैकोटिकल्ली नृत्य। कैकोटिकल्ली नृत्य राज्य के हिंदू समुदायों के सबसे लोकप्रिय दक्षिण भारतीय नृत्य रूपों में से एक है। तो कैकोटिकल्ली नृत्य ये केरल राज्य के हिंदू समुदायों के सबसे लोकप्रिय दक्षिणी भारतीय नृत्य रूपों में से एक है। ठीक है, तो केरल यहाँ पे सही आ जाएगा। ठीक, जो कैकोटिकल्ली है ये थिरुवत्थिराकल्ली इस नृत्य रूप का दूसरा ही नाम है। तो दोनों तरीके से ये पूछ सकता है। ठीक है, भगवान शिव के जन्मदिन पर जो है ये नृत्य जो है किया जाता है महिलाओं के द्वारा, ये याद रखिएगा इसमें। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, 19 दिसंबर 2021 को शटलर BWF विश्व चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने वाले पहले भारतीय व्यक्ति कौन बने थे? अब ये पहले भारतीय व्यक्ति बने थे तो वापस से रिपीट हो सकता है, तो किदम्बी श्रीकांत जो थे बने थे। ये डायरेक्ट आपसे पूछ सकता है कि कौन से जो है पहले BWF विश्व चैंपियनशिप में रजत जीतने वाले पहले भारतीय व्यक्ति बने थे, तो किदम्बी श्रीकांत जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय राजा ने मलखंब को अपना राज्य खेल घोषित किया? क्या किया है? मलखंब को राज्य खेल घोषित किया है। किसने किया है? मध्य प्रदेश ने किया है, MP ने किया है। ठीक है, मध्य प्रदेश ने जो है मलखंब को क्या किया है? अपना राज्य खेल जो है घोषित किया है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कलिंग युद्ध किस नदी तट पर हुआ था? कलिंग युद्ध देखिए 261 ईसा पूर्व में जो था ये हुआ था, और अशोक ने जो था ये युद्ध लड़ा था
सभी को पता होगा। ये किस नदी तट पर हुआ था ये पूछा गया है, तो ये दया नदी पर हुआ था। कौन सी नदी पर हुआ था? दया नदी पर जो है हुआ था। ठीक है। और कलिंग अभी वर्तमान में कहाँ पर है ये भी क्वेश्चन आ जाते हैं। तो वर्तमान में अगर हम कलिंग की बात करें तो वर्तमान में कलिंग कहाँ पर है? उड़ीसा में है, उड़ीसा में है। ठीक है, दया नदी आपको याद रखना है। ओके, चलिए। ऋषिकुल्या जो नदी दे रखी है ये भी उड़ीसा में ही है, ये भी याद रखिएगा। महानदी अगर आप देखेंगे तो मध्य भारत की है, जो कि महानदी पर कौन सा बांध पूछा जाता है? हीराकुंड बांध पूछा जाता है कि हीराकुंड बांध किस नदी पर है, तो ये महानदी पर बना है। छत्तीसगढ़ और उड़ीसा से जो है ये होकर बहती है और कहाँ पे मिलती है? बंगाल की खाड़ी में जो है महानदी मिल जाती है। वैतरणी नदी का अगर देखें तो ये भी उड़ीसा की जो है 6 प्रमुख नदियाँ हैं उड़ीसा में, और उनमें से एक मानी जाती है वैतरणी नदी। ठीक है, ओके। चलिए अगला देखिए, किस राज्य ने 2021 में प्रसिद्ध मांडू महोत्सव की मेजबानी की? मांडू महोत्सव की मेजबानी ये 2021 की बात की जा रही है। तो मांडू महोत्सव की मेजबानी किसने की थी? मध्य प्रदेश ने जो थी की थी। ठीक है, अब देखिए इसमें वो आपसे ये भी पूछ सकता है कि कौन सा राज्य 2023 में प्रसिद्ध मांडू महोत्सव की मेजबानी करेगा। ठीक है, या 2024 में। देखिए मांडू महोत्सव जहाँ मनाया जाता है वहीं पर जो है इसका होगा। ठीक है, तो मांडू महोत्सव मनाया ही मध्य प्रदेश में जाता है, तो किसी भी उसमें पूछ लेगा 2021, 22, 23 कहाँ पे मिलेगा? MP ही जो है आपको मिलने वाला है। या डायरेक्ट आपसे पूछेगा कि मांडू महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, तो मध्य प्रदेश में जो है इसको सेलिब्रेट किया जाता है। तो राइट आंसर इसका MP जो है हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है, सुकन्या समृद्धि योजना के अंतर्गत किसी खाते में एक वर्ष में अधिकतम कितनी राशि जमा की जा सकती है? एक वर्ष में पूछा है, तो एक वर्ष में 1.5 लाख रुपए जो है जमा किए जा सकते हैं, और न्यूनतम अगर पूछी जाती है तो 250 रुपये एक वित्तीय वर्ष में। ठीक है, और ज़्यादा अगर पूछी जाए, अधिकतम पूछी जाए तो 1.5 लाख रुपये जो है यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए। बाली यात्रा महोत्सव के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है? देखिए बाली यात्रा जो महोत्सव है ये कहाँ पे होता है? उड़ीसा में। उड़ीसा में होता है, तो उड़ीसा का शहर ही लेंगे तो पंजाब, त्रिपुरा और नागालैंड तो वैसे ही हो गया, तो कटक जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उड़ीसा के कटक में जो है बाली यात्रा महोत्सव जो है मनाया जाता है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सही प्रकार से सुमेलित नहीं है? ये पूछा है। नंदा देवी मेला उत्तराखंड में लगता है। ठीक है, उगाड़ी महोत्सव तेलंगाना हो जाएगा। ठीक है, पुष्कर मेला राजस्थान में लगता है। सागा दावा महोत्सव ये सही नहीं है, क्योंकि सागा दावा जो फेस्टिवल है वो मणिपुर में सेलिब्रेट नहीं किया जाता है। ये एक बुद्धिस्ट फेस्टिवल है जो कि कहाँ पे मनाया जाता है? सिक्किम में मनाया जाता है। ठीक है, ना कि मणिपुर में, इसीलिए ये सुमेलित नहीं है। चलिए अगला है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस काल में हुई थी? नालंदा विश्वविद्यालय की जो स्थापना है इसका श्रेय दिया जाता है गुप्त शासक कुमारगुप्त प्रथम को। किसको दिया जाता है? कुमारगुप्त प्रथम को जो है इस के निर्माण का श्रेय दिया जाता है, और इसकी जो स्थापना हुई थी वो 5वीं शती में जो थी हुई थी। ओके, कुमारगुप्त प्रथम ने जो थी इसकी जो स्थापना थी वो की थी, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, और इसको एक और क्वेश्चन आता है यहाँ से कि नालंदा जो विश्वविद्यालय है उसको किसने नष्ट किया था? तो इस्लामी कट्टरपंथी था बख्तियार खिलजी, उसने जो था नालंदा विश्वविद्यालय को 1193 में क्या कर दिया था? नष्ट कर दिया था। और आज अगर हम देखें तो नालंदा विश्वविद्यालय जो है यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, कहाँ पे है? और ये राजगीर शहर में, पटना में है, मतलब ये नालंदा विश्वविद्यालय जो है कहाँ पे है? बिहार में है, ये याद रखिएगा। चलिए अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है, 11वीं सदी में बना डैश भगवान शिव को समर्पित और इसे भुवनेश्वर शहर का सबसे बड़ा मंदिर माना जाता है। ओके, मंदिर की वीडियो आने वाली है,
जिसने नहीं देखी है वो ज़रूर देखें, मतलब आएगी आगे तो उसको ज़रूर देखना। वहाँ पे मैंने सारे मंदिर बताए हैं और ये मंदिर भी आपको बताया है। ठीक है, ये जो है लिंगराज मंदिर है जो कि भगवान शिव को जो है समर्पित है, जो कि भुवनेश्वर के उड़ीसा में। वृद्धेश्वर मंदिर अगर आप देखेंगे तो ये तंजावुर में है। तंजावुर के वृद्धेश्वर मंदिर पूछा जाता है, चोल शासकों ने जिसका निर्माण करवाया था, और ये कहाँ पे हो जाएगा, तमिलनाडु में हो जाएगा। बद्रीनाथ मंदिर अगर आप बात करेंगे तो 4 धामों में बद्रीनाथ मंदिर आता है जो कि उत्तराखंड में है, हाँ उत्तराखंड के चमोली में है। और सूर्य मंदिर अगर आप देखेंगे तो ये कोणार्क का सूर्य मंदिर आपको सभी को पता है, और ये भी उड़ीसा में ही है, लेकिन यहाँ पे पूछा गया था कि भुवनेश्वर में जो है, ये पुरी में है ना, पुरी में है ये मंदिर, सूर्य मंदिर, लेकिन जो भुवनेश्वर में है ये लिंगराज मंदिर है जो कि सबसे बड़ा मंदिर जो है माना जाता है और भगवान शिव को समर्पित है, तो ये हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रमा की सतह पर सुरक्षित रूप से उतरने वाला पहला वाहन कौन था? चंद्रमा की सतह पर उतरने वाला, तो ये था लूना 9, जो कि सुरक्षित रूप से उतरने वाला जो था पहला वाहन था। यहाँ पे वाहन की बात हो रही है, तो लूना 9 जो है पहला अंतरिक्ष यान था जिसने जो थी सॉफ्ट लैंडिंग जो थी की थी चंद्रमा की सतह पर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, नागालैंड में हॉर्नबिल उत्सव कितने दिनों तक चलता है? तो ये मैं आपको करवा भी चुकी हूँ उत्सव, जो हमने वीडियो की है उसमें मैंने बताया था कि ये क्वेश्चन रिपीट होता है। ये डीएसएसबी में पूछा जा गया है, ये डीएसएसबी के एग्जाम पेपर हम कर रहे हैं तो ये डीएसएसबी में भी आया है, एसएससी में ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है। सबसे पहले तो याद रखिए हॉर्नबिल उत्सव नागालैंड में सेलिब्रेट किया जाता है और ये जो उत्सव है ये 10 दिनों तक चलता है। कितने दिन तक चलता है? 10 दिन तक चलता है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा 10 दिनों तक जो है ये चलता है। 1 से 10 दिसंबर तक जो है ये वार्षिक त्योहार जो है मनाया जाता है। ठीक है, ओके अगला है, बाघ वन्य जीव परियोजना कब शुरू हुई थी? बाघ वन्य जीव परियोजना शुरू हुई थी 1 अप्रैल 1973 को। बाघों की जो घटती आबादी थी उसको बचाने के लिए जो थी ये योजना शुरू की गई थी। कई जगह पर आपको 1973, 74 इस तरीके से करके भी दे सकते हैं, कहीं पे आपको डायरेक्ट डेट दी जा सकती है, तो ये दोनों आपको याद रखनी है। ठीक है, आपको पता है बाघ जो है क्या है, देश का राष्ट्रीय पशु है और उनके संरक्षण के लिए जो है ये योजना जो थी शुरू की गई थी। देश का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? बाघ हो जाएगा। ठीक है, तो बाघ परियोजना 1973। इसके अलावा आपको जो याद रखनी है वो याद रखनी है हाथी परियोजना, ये पूछी जाती है। हाथी परियोजना ये 1992 में शुरू की गई थी। डॉल्फिन परियोजना अगर पूछी जाए है तो 1997 में। ओके, इसके अलावा कछुआ परियोजना ये 1995 में शुरू की गई थी और हिम तेंदुआ परियोजना 2009 में शुरू की गई थी। ठीक है, तो ये सारी परियोजनाएं जो है याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, मौलिक कर्तव्य की अवधारणाएं किस देश के संविधान से ली गई हैं? एक मौलिक कर्तव्य होता है, एक मौलिक अधिकार होता है। मौलिक अधिकार जो लिए गए हैं, फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो यूएसए के संविधान से लिए गए हैं और फंडामेंटल ड्यूटीज जो हैं वो यूएसएसआर के संविधान से ली गई हैं और रूस के संविधान से ली गई हैं। और इन्हें जो है कब जोड़ा गया था? 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जो था मौलिक कर्तव्यों को जो है भाग 4A में जो था शामिल किया गया था। ठीक है, और मूल संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? तो मूल संविधान में 0 मौलिक कर्तव्य है। और जब 42वें संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्य जोड़े गए उनकी संख्या कितनी थी? 10 थी। अभी प्रेजेंट में इनकी संख्या कितनी है? 11 है। तो ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। ठीक है, 42वां संशोधन कब हुआ ये पूछा जा सकता है, 1976 में हुआ। मिनी कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि लघु संविधान के नाम से कौन से संशोधन को जाना जाता है? तो 42वें संशोधन को ही जाना जाता है। ठीक है, तो ये पॉइंट इसमें आपको याद रखने हैं। ओके, चलिए अगला देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं, जल यात्रा के लिए समुद्री जहाजों का उपयोग सबसे पहले किसके द्वारा किया गया था? समुद्री जहाज का सबसे पहले यूज किया था किसने? मिस्रवासियों ने। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मिस्रवासियों ने जो था जल यात्रा के लिए समुद्री जहाजों का उपयोग सबसे पहले किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किसके लिए सेब का सिरका अच्छा पाया गया है? सेब का जो सिरका होता है वो किसके लिए जो है सही होता है?
तो ये ब्लड शुगर का लेवल घटाने के लिए, ब्लड शुगर का स्तर घटाने के लिए जो है ये सही माना गया है। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो कोलेस्ट्रॉल होता है उसको कंट्रोल में रखता है। ठीक, तो ब्लड शुगर का स्तर घटाने के लिए। चलिए, ये 2021 का क्वेश्चन है तो ये नहीं करेंगे हम। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द एलिमेंट ऑफ क्लाइमेट। जो क्लाइमेट का एलिमेंट नहीं है वो बताना है। विंड, सोलर, टेम्परेचर जो है ये जो जलवायु है उसके तत्व होते हैं। ठीक है, ओके, क्लाइमेट ही मतलब यहाँ पे पूछा है कि जलवायु का जो तत्व नहीं है वो बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे ये गलत दिया हुआ है। देखो, जलवायु में विंड भी आता है, रेन भी आते हैं, टेम्परेचर भी आता है, सोलर नहीं आता है। ठीक है, तो इसका आंसर ये होगा, क्योंकि इसने पूछा जो नहीं है, जो जलवायु का तत्व नहीं है। देखिए, जलवायु में क्या आता है, जलवायु में आर्द्रता आ सकती है, तापमान आ सकता है। आर्द्रता मतलब क्या बोलेंगे, आर्द्रता को इंग्लिश में क्या बोला जाएगा, ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी जो है ये एलिमेंट हो सकता है। ठीक है, टेम्परेचर भी हो सकता है, विंड भी हो सकता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी हो सकता है। ठीक है, तो रेन भी हो सकती है, बट सोलर नहीं होगा एलिमेंट ऑफ क्लाइमेट, तो इसीलिए इसका ए ऑप्शन रहेगा, ये नहीं होगा। ठीक है, ये एलिमेंट है। ठीक, ये एलिमेंट है, जो नहीं है वो है सोलर की, जो कि एलिमेंट ऑफ क्लाइमेट नहीं है। चलिए, ओके, अगला क्वेश्चन देखिए। एक दो क्वेश्चन की में जो है ये गलत दे देते हैं, कोई वो नहीं है, हर बार ही देखने को मिलता है। ओके, चलिए देखिए, कौन सा खनिज केवल मध्य प्रदेश में ही पाया जाता है, मतलब इनमें से कौन सा जो खनिज है जो सिर्फ मध्य प्रदेश में पाया जाता है, तो वो हो जाएगा हीरा। ठीक है, ओके, 3000 से भी ज़्यादा सालों तक जो है भारत विश्व में हीरे का एकमात्र स्रोत था, जब तक जो थे ब्राज़ील और दक्षिण अफ्रीका में हीरे के भंडार जो थे नहीं पाए गए थे। और कहाँ पे पाए जाते हैं, मध्य प्रदेश में, ये पन्ना में, मध्य प्रदेश के पन्ना में जो है ये हीरो का की खदानें जो हैं वहाँ पे हैं। ठीक है, तो हीरा जो है एकमात्र कहाँ पे पाया जाता है, मध्य प्रदेश में ही पाया जाता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, कौन सा भुगतान बैंक भारतीय रिजर्व बैंक से भुगतान बैंक लाइसेंस प्राप्त करने वाली भारत की पहली संस्था बन गई, तो वो थी एयरटेल पेमेंट बैंक। ठीक है, भारत का पहला जो भुगतान बैंक है वो कौन सा है, एयरटेल पेमेंट बैंक है, जिसका मुख्यालय कहाँ पर है, न्यू दिल्ली में है। ठीक है, और 5 जनवरी 2022 को जो है आरबीआई अधिनियम के तहत जो है अनुसूचित बैंक का दर्जा जो था एयरटेल पेमेंट बैंक को जो था दिया गया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है, लोहे की कोई कील जब नम हवा में गल जाती है तो उसमें क्या परिवर्तन होगा। तो लोहे की कोई कील जब वो हो जाती है, गल जाती है जंग लगने से, ठीक है, तो उसमें क्या परिवर्तन होगा, मतलब किस तरीके का परिवर्तन ये कहलाएगा, तो ये रासायनिक परिवर्तन होता है। कौन सा परिवर्तन होता है, रासायनिक होता है। ओके, रासायनिक परिवर्तन क्या होता है, जब कोई पदार्थ दूसरे के साथ मिलकर एक नया पदार्थ बनाते हैं, यानी कि वापस से उसको उसी चीज़ में नहीं लेके आया जा सकता है। ठीक है, वो रासायनिक परिवर्तन होता है। ठीक, तो लोहे पर जंग लगना या लोहे का क्षरण जो है ये एक कैसा होता है, रासायनिक परिवर्तन होता है। ठीक है, और इसी तरीके से एक क्या होता है, भौतिक रिएक्शन, मतलब भौतिक परिवर्तन। ये देखो, इसको इंग्लिश में बोलेंगे केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन क्या है, जब किसी चीज़ से कोई दूसरी चीज़ बनती है और उसे वापस से उसमें परिवर्तन नहीं किया जा सकता। जैसे दूध से दही बनना, दूध से दही बन गई, वापस क्या दही से दूध बन सकता, नहीं। तो ये भी क्या है, केमिकल रिएक्शन है। ठीक है, लेकिन पानी से बर्फ, देखिए पानी से बर्फ और बर्फ से पानी वापस आ सकता है, तो वो ये कैसा है, ये भौतिक परिवर्तन हो जाएगा, ये फिजिकल चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो ये दो परिवर्तन होते हैं, एक केमिकल और एक फिजिकल चेंज। ठीक, तो फिजिकल चेंज में क्या होगा, उसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टी है, यानी कि डेंसिटी, मास और वॉल्यूम जो है उसमें चेंज जब होता है उसको हम फिजिकल चेंज जो है बोलते हैं। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे कोई कील का गलना कैसा परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन जो है हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द टर्म एक्सप्लेन दैट देयर इज चेंज फ्रॉम लिक्विड टू गैस।
मतलब जब चेंज हो रहा है किससे, लिक्विड से गैस में, इस चेंज को क्या कहते हैं, यानी कि जब द्रव गैस में परिवर्तित हो जाता है तो उसे क्या कहा जाता है, उसको बोलते हैं वेपराइजेशन। ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, वेपराइजेशन जो है बोला जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसमें बहुत सारी टर्म आती है, जैसे हम सॉलिड, लिक्विड, गैस और प्लाज्मा। प्लाज्मा 4 जो है हम लेके चलते हैं, वैसे 5 होती है स्टेट, ठीक है, बट मोस्टली हम 4 की ही बात करते हैं, या हम कहेंगे कि सिर्फ 3 की हम बात करते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस की। ठीक है, तो उसी पे चलते हैं। देखिए सॉलिड, वेट अ मिनट, एक होता है सॉलिड, लिक्विड और गैस। जब सॉलिड से लिक्विड में चेंज होता है, ठीक है, जब सॉलिड से लिक्विड में चेंज होता है तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, मेल्टिंग बोलते हैं। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, मेल्टिंग बोलते हैं। फिर लिक्विड से जब गैस में चेंज होता है तो उसको हम वेपराइजेशन बोलते हैं, जो हमने अभी इस क्वेश्चन में पढ़ा है, इसको हम क्या बोलते हैं, वेपराइजेशन जो है बोलते हैं। ठीक है, और गैस से अगर वापस देखो, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, तो गैस से सॉलिड का भी तो कोई ऑप्शन होगा, देखो, और गैस से लिक्विड का भी कोई ना कोई ऑप्शन होगा। देखो लिक्विड से गैस जा रहे हैं और गैस से वापस लिक्विड में अगर जाना है तो इस प्रोसेस को बोला जाता है कंडेंसेशन। याद रखने हैं सभी नाम, इसको बोला जाता है कंडेंसेशन। देखिए सॉलिड से लिक्विड जब हमने किया, मतलब सॉलिड से जब लिक्विड में बदलते हैं, मीन्स ठोस से जब द्रव अवस्था बदलती है तो उसको मेल्टिंग बोला जाता है। और इसी तरीके से लिक्विड से जब सॉलिड होता है तो इसको फ्रीजिंग बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, फ्रीजिंग। एक जैसे आप पानी का एग्जांपल ले सकते हैं। ठीक है, ओके, मान लो सॉलिड, सॉलिड क्या होगा, बर्फ होगी। बर्फ को जब हम क्या करेंगे, मतलब जब टेम्परेचर ज़्यादा होगा, मेल्ट हो जाएगी वो, तो वो लिक्विड फॉर्म में आ जाएगी। उसी लिक्विड फॉर्म को हम क्या करेंगे, फ्रीज कर देंगे, तो वो वापस से सॉलिड बन जाएगी। ठीक है, तो सॉलिड और लिक्विड के बीच में याद रखना है, सॉलिड से लिक्विड मेल्टिंग होगा, लिक्विड से सॉलिड फ्रीजिंग होगा। सेम इसी में लिक्विड से गैस वेपराइजेशन और गैस से लिक्विड कंडेंसेशन। अब ये भी आपको याद रखना है कि गैस से जब सॉलिड में चेंज करेंगे तो इसको क्या बोला जाता है, डिपोजिशन बोला जाता है। ठीक है, क्या बोला जाता है, देखो सेम ये भी याद रखना है कि सॉलिड से लिक्विड सीधा गैस में जब चेंज होती है, इसके भी एक नाम होता है जिसका नाम होता है सब्लिमेशन। जब सॉलिड से लिक्विड में ना जाकर डायरेक्ट क्या हो जाता है, गैस में जब परिवर्तित हो जाती है कोई भी ठोस चीज, उसको सब्लिमेशन बोलते हैं। और वापस गैस से सीधा सॉलिड में जब आ जाती है तो उसको डिपोजिशन बोला जाता है। क्या बोलते हैं उसको, डिपोजिशन बोलते हैं। तो ये 6 के 6 पॉइंट जो मैंने आपको बताए हैं वो आपको याद रखनी है। ओके, एक स्टेट और आती है जो कि प्लाज्मा की होती है, तो जो गैस से चेंज होती है, गैस से प्लाज्मा। जब गैस से प्लाज्मा में चेंज होती है इसको बोला जाता है आयनाइजेशन। आयनाइजेशन बोलेंगे। और प्लाज्मा से जब गैस में होगा तो इसको रिकॉम्बिनेशन बोला जाता है। इसको क्या बोलते हैं, रिकॉम्बिनेशन। तो अब यहां से कोई भी क्वेश्चन आए आपको आना चाहिए, क्योंकि सारे पॉइंट्स 8 ये टर्म है, 8 की 8 टर्म जो है मैंने आपको बता दी हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो था, जो लिक्विड से गैस में चेंज होता है इसको हम वेपराइजेशन बोलते हैं। ठीक, सब्लिमेशन हमने पढ़ लिया, जब सॉलिड से गैस में चेंज होगा वो सब्लिमेशन होगा। कंडेंसेशन क्या होगा, जब गैस से लिक्विड में चेंज होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं, केंद्रीय जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम कब अधिनियमित किया गया था। कब अधिनियमित किया गया था ये पूछा है इसने। ये अधिनियमित किया गया था 1969 में। ठीक है, अगला देखिए, विच इज द सेकेंड हाइएस्ट माउंटेन इन इंडिया एंड इज लोकेटेड इन उत्तराखंड। दूसरी हाईएस्ट माउंटेन है ये इंडिया की, जो कि उत्तराखंड में है, तो वो हो जाएगी नंदा देवी माउंटेन। ठीक है, कंचनजंगा के बाद जो नंदा देवी है वो भारत का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत है। ओके, और पूरी तरीके से जो है ये देश के भीतर स्थित सबसे ऊंचा पर्वत है। कंचनजंगा जो है वो भारत और नेपाल की सीमा पर है। ठीक है, तो दूसरा जो नंबर का जो हो जाएगा वो नंदा देवी हो जाएगा। ठीक, याद रखना है आपको। ओके, और अगर दुनिया में देखें तो नंदा देवी जो है 23वीं सबसे ऊंची चोटी है विश्व में, अगर हम देखें तो। ठीक, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान पूछा जाएगा तो उत्तराखंड में हो जाएगा, ये भी आपको याद रखना है। कामेट अगर हम देखें तो ये भी उत्तराखंड में है, और ये नंदा देवी के बाद दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत है, नंदा देवी के बाद। ठीक है, केदारनाथ हिंदू तीर्थ स्थल है, सभी को पता होगा। और एक और नाम है यहाँ पे पंचचूली।
पंचाचूली चोटी, ये 5 बर्फ से ढकी हिमालय की चोटियों का जो है समूह है। ओके, ये भी उत्तराखंड में ही स्थित है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आबू पहाड़ियों पर गुरु शिखर किस पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है? आबू पहाड़ियां मतलब जो माउंट आबू की पहाड़ियां हैं उसकी बात हो रही है, और वो कहाँ पर है? राजस्थान में है। ठीक है, तो ये अरावली पर्वतमाला की जो सबसे ऊंची चोटी है वो कौन सी है? गुरु शिखर जो है अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है। ठीक है, मतलब है, और इसकी ऊंचाई कई बार पूछ ली जाती है, तो वो 1722 मीटर है। कितनी है? 1722 मीटर है। डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, माउंट आबू की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो गुरु शिखर है, जिसकी ऊंचाई 1722 मीटर है। ठीक है, बाकी यहाँ पे कुछ और भी दिए गए हैं, जैसे हिमालय पर्वतमाला है, पश्चिमी घाट है और पीर पंजाल है। हिमालय अगर हम देखें तो एशिया की पर्वत श्रृंखला है, जो कि कहाँ पे मिलेगी आपको? हिमालय पर्वतमाला में कौन सी चोटी है? माउंट एवरेस्ट। ठीक है, हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी मानी जाती है? माउंट एवरेस्ट मानी जाती है। ठीक है, इसकी ऊंची चोटी ही पूछेंगे आपसे, तो माउंट एवरेस्ट। अब एक और क्वेश्चन यहाँ से आता है, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई पूछ ली जाती है कि कितनी है, तो 8,848 मीटर जो है माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है, और सबसे ऊंची चोटी ही विश्व में कौन सी है? माउंट एवरेस्ट है। ठीक है, पश्चिमी घाट की ऊंची चोटी अगर पूछी जाती है, तो पश्चिमी घाट में जो पश्चिम घाट की तरफ आ जाते हैं ये कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र, गुजरात, इन राज्यों को मिला के, केरल, तमिलनाडु। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे ऊंची जो चोटी है वो है केरल की अन्नायमुडी चोटी, मतलब केरल में जो है अन्नायमुडी चोटी जो है वो पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, उसके बाद पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला है, तो पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला तो ये ऊपर उत्तर वाले क्षेत्र में आ जाएगी, हमारे हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर वाले एरिया में हो जाएगी। और पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला की जो सबसे ऊंची चोटी है वो कौन सी है? कैलाश चोटी है, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 5,653 मीटर है। 1722 गुरु शिखर की थी, माउंट एवरेस्ट की 8,848 थी, अन्नायमुडी की हमने नहीं पढ़ी ना, ये याद रखिएगा बस, इसकी इतना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन द लोग्स बर्न इन द फायर व्हाट इज द रिएक्शन प्रोड्यूस? व्हेन द लोग्स बर्न इन द एयर फायर, मतलब तो देखिए जब कोई चीज़ जल जाती है, लोग्स मतलब लट्ठी जो होती हैं वो आग में जल जाती है, तो कौन सी अभिक्रिया? अब जो चीज़ जल गई क्या वो वापस से उसी में कन्वर्ट हो सकती है? नहीं। और अगर वो मतलब उसको जलने से कोई अलग चीज़ बनेगी ना, हम उसको वापस से उसी में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, तो ये क्या होती है? केमिकल रिएक्शन, जो हमने ऊपर पढ़ा था, रासायनिक परिवर्तन होता है। ठीक है, तो ये केमिकल रिएक्शन जो है हो जाएगी, रासायनिक अभिक्रिया हो जाएगी, जलती हुई लकड़ी। लोग्स बर्न मतलब जो लकड़ियाँ जलाते हैं उसकी बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने छात्रों के साथ संवाद नामक एक नया मंच 1 जनवरी 2019 को कहां पर लॉन्च किया था? ये संवाद नाम का जो है संगठन, मतलब छात्रों के लिए था ये एक मंच, ये बेंगलुरु में जो था लॉन्च किया था। ठीक है, नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है आपसे, देखो, द एयर बबल्स शाइन इन द वाटर बिकॉज ऑफ, जो एयर बबल होते हैं वो शाइन करते हैं वाटर में, तो उसका रीज़न पूछा, यानी कि जो पानी में बुलबुले होते हैं, हवा का जो बुलबुला बनता है, आपने देखा होगा ना, बुलबुला बनता है वो चमकता हुआ दिखाई देता है। ठीक है, तो वो किस वजह से होता है? तो इसके लिए कौन सा होता है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जो है इसका कारण होता है। हिंदी में क्या बोलेंगे इसको? प्रकाश के अपवर्तन के कारण जो है वो बुलबुला जो है हमें चमकता हुआ दिखाई देता है। ठीक है, प्रकाश के अपवर्तन से, TIR से। ठीक है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन से। चलिए, केक को पकाना एक रासायनिक परिवर्तन है क्योंकि, देखिए केक को पकाना रासायनिक परिवर्तन है क्योंकि, देखो रीजन भी आ गया, जो रीजन मैं ऊपर दे रही थी वो रीजन यहाँ पे क्वेश्चन ही पूछ लिया, क्योंकि आपको अपनी सामग्री वापस नहीं मिल सकती। ठीक है, यानी कि हमने किसी चीज से जब बना दिया है कुछ, तो क्या उस केक से वापस वो सामग्री हमें मिलेगी? नहीं मिलेगी। तो ये कैसा चेंज है? केमिकल चेंज है। ठीक है, तो थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन जलप्रपातों को वर्गीकृत करने का एक तरीका नहीं है? जो जलप्रपात को वर्गीकृत करने का मतलब जो झरने होते हैं,
हम कौन कौन सा है, झरने की चौड़ाई बता सकते हैं, उसकी ऊंचाई बता सकते हैं, लंबाई बता सकते हैं, आयतन बता सकते हैं, लंबाई नहीं, वेट, लंबाई कैसे बताएंगे, सॉरी, हाँ सही तो है, लंबाई हम नहीं बता सकते वो कितना लंबा है, उसकी जगह हम क्या लेते हैं, ऊंचाई लेते हैं कि वो कितनी ऊंचाई से आ रहा है। ठीक है, तो और आप सभी को पता है जो सबसे ऊंचा जलप्रपात है वो कौन सा है, वो है कुंचिकल जलप्रपात, जो कि कर्नाटक के शिमोगा जिले में है। ठीक है, ये भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है जिसकी ऊंचाई 1493 फीट है। तो चौड़ाई, ऊंचाई और आयतन हो सकता है, लंबाई नहीं हो सकती है। ठीक, तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या कितनी है? तो 121.02 करोड़ जो है ये भारत की क्या है, जनसंख्या है, भारत 2011 की जनगणना के अनुसार। ठीक है, नेक्स्ट है, टाइप बी जलवायु किससे संबंधित है? टाइप बी जलवायु किससे संबंधित है? तो टाइप बी जलवायु संबंधित है किससे? सूखापन से, सूखेपन से संबंधित हो जाएगी। नहीं, 5 तरीके की जो है जलवायु होती है, ए बी सी डी करके इस तरीके से। ठीक है, देखते हैं। देखिए ए में आती है उष्णकटिबंधीय जलवायु। ठीक है, टाइप ए में आती है उष्णकटिबंधीय जलवायु। इसमें क्या होता है कि यहाँ का जो टेम्परेचर अब होता है वो हर महीने 18 से ज़्यादा होता है, मतलब शीत ऋतु का अभाव कह सकते हैं। अब टेम्परेचर 18 से ज़्यादा है तो ऑब्वियस शीत ऋतु नहीं होगी। ठीक है, तो ये समूह ए में आती है, मतलब टाइप ए की जलवायु होती है उष्णकटिबंधीय जलवायु। टाइप बी में आती है शुष्क जलवायु। कैसी जलवायु आती है? शुष्क जलवायु आती है। सूखापन पता नहीं क्यों दिया इन्होंने, शुष्क जलवायु होना चाहिए, शुष्कता। ठीक है, शुष्क जलवायु आती है टाइप बी में, क्योंकि इसमें क्या होता है, वाष्पीकरण जो है, मतलब ह्यूमिडिटी जो होती है वो ज़्यादा होती है वर्षा की तुलना में, तो यहाँ के शुष्क होते हैं, तो शुष्कता होना चाहिए, सूखापन नहीं आना चाहिए इसका आंसर। ठीक है, टाइप सी में जो है कैसी होती है, उष्ण शीतोष्ण और मध्य अक्षांशीय जलवायु होती है। ठीक है, मतलब यहाँ पे जो तापमान होता है वो 18 डिग्री सेल्सियस से कम और 3 डिग्री सेल्सियस, -3 डिग्री सेल्सियस से क्या रहता है, अधिक रहता है। ठीक है, तो ठंडी जो है जगह आप इसको कह सकते हैं। ओके, तो ये हो जाएगा। और डी में जो है इसमें आती है महाद्वीपीय जलवायु। डी में कौन सी आती है? महाद्वीपीय जलवायु, जहाँ पे जो तापमान है वो ठंडे महीने का तापमान वो 3 डिग्री सेल्सियस से भी कम रहता है, -3 डिग्री सेल्सियस से भी। ओके, और ई में भी अगर हम बात करें, ई में जो है आती है ध्रुवीय जलवायु या शीत जलवायु ही कह सकते हैं आप। देखो डी में होती है महाद्वीपीय शीतल हिमवन जलवायु, ई में आती है ध्रुवीय शीत जलवायु, जहाँ पे किसी भी महीने का तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से अधिक नहीं रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे सूखापन नहीं, शुष्कता जो है इसका राइट आंसर होना चाहिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है आपसे, निम्न में से कौन सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों में से एक थे जिसने कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश को रद्द कर दिया था, जिस आदेश ने पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्य सचिव अलप्पन बंदोपाध्याय के अनुशासनात्मक कार्यवाही के खिलाफ याचिका पर सुनवाई को कलकत्ता पीठ से दिल्ली में अपनी प्रमुख पीठ को स्थानांतरित करने के केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण के अध्यक्ष के आदेश को रद्द कर दिया था। ठीक है, मतलब वो न्यायाधीश का जो है उन्होंने पूछा कि कौन रहे हैं वो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश जिन्होंने जो है इसको चेंज किया था, आदेश को, कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश को रद्द किया था। तो वो हो जाएंगे ए एम खानविलकर। ठीक है, ए एम खानविलकर। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है, जनवरी क्या बोला गया है, जनवरी 2022 के महीने में निम्नलिखित में से किस पड़ोसी देश के पैनल ने सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला अध्यक्ष का चुनाव किया? ओके, तो ये किया था पाकिस्तान ने। ठीक है, किसने किया था? पाकिस्तान ने जो था किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसने आईसीसी के अध्यक्ष का पद संभाला था? तो ये तो पुराना क्वेश्चन है। अभी आईसीसी का जो प्रेजेंट में अध्यक्ष है वो कौन है? ग्रेगर बार्कले है। ठीक है, ग्रेगर बार्कले जो है वापस से क्या बने हैं? आईसीसी के चेयरमैन जो है बने हैं, 2024 तक जो है ये रहने वाले हैं। ठीक, तो याद रखिएगा ये। चलिए नेक्स्ट है, रेस मैगोज फोर्ट इज इन
ये मैगोज फोर्ट बताना है कि कहाँ पे है, तो ये हो जाएगा गोवा में। ठीक है, तो कहाँ पर है ये? गोवा में है। रीस मैगोज एक गांव है, वहीं पर है ये। ठीक है, पणजी में। और ये पूछा जाता है ना कि गोवा में जो पणजी है किस नदी पर है, तो मांडवी नदी पर है। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में रविंद्र भारती विश्वविद्यालय जो रंग कला में शिक्षण के लिए प्रसिद्ध है की स्थापना की गई थी? रविंद्र भारती विश्वविद्यालय की स्थापना पूछी गई है, तो ये 1962 में की गई थी। ठीक है, 1962 जो है याद रखना है, और ये हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट है, चंद्रकेतुगढ़ जिसे मौर्य साम्राज्य का 2500 वर्ष पुराना शहर माना जाता है, कहाँ पर स्थित है? चंद्रकेतुगढ़, तो ये पश्चिम बंगाल में है, तो सेकंड ऑप्शन सही होगा। ठीक, ये देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। जनवरी 2022 के महीने में पंजाब के फिरोजपुर में करीब 20 मिनट तक फ्लाईओवर पर पीएम नरेंद्र मोदी को फंसाकर जो गंभीर चूक की गई उसकी जांच करने वाली समिति का नेतृत्व कौन करेगा? तो उसके लिए जो समिति बनी उसका नेतृत्व करेंगे सुधीर कुमार सक्सेना ने मतलब किया था। ठीक है, तो ये रहेगा राइट आंसर। अगला है, निम्नलिखित में से कौन ब्रिटेन के पहले भारतीय सांसद थे? जो ब्रिटेन की उसमें जो थे, जो पहले भारतीय संसद बने थे वो कौन थे? दादा भाई नौरोजी। तो सी ऑप्शन जो है सही रहेगा। इनकी जो बुक पूछी जाती है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, लिबरल पार्टी के जो थे ये उम्मीदवार थे दादा भाई नौरोजी। ठीक है, और पहले जो थे ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाले पहले गैर श्वेत बने थे ये, और इन्होंने जो था चुनाव को जीता था। ठीक है, हाउस ऑफ कॉमन्स के क्या बने थे? ये पहले एशियाई सदस्य भी जो थे बने थे। हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य भी पूछा जा सकता है इस करके भी, मतलब इस तरीके से भी क्वेश्चन आ सकता है, तो वो भी दादा भाई नौरोजी जो है सही हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा धार्मिक और कलात्मक नृत्य है जो भगवान सुब्रमण्यम के सम्मान में किया जाता है? तो जो भगवान सुब्रमण्यम के सम्मान में किया जाता है मयल अट्टम जो है इसका सही हो जाएगा। मयल अट्टम जो है भगवान सुब्रमण्यम के सम्मान में किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे हॉकी के लिए मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2021 मिला है? यहाँ पे बात 2021 की हो रही है। ठीक है, तो राइट आंसर ये मिला था किसको? मनप्रीत सिंह को। अब यही चीज आपसे 2023 में भी पूछ सकता है, तो 2023 में किसको मिला है? सात्विक साईराज को मिला है और चिराग शेट्टी को मिला है। किसको मिला है? चिराग शेट्टी को। तो याद रखना है बैडमिंटन जोड़ी है ये, सात्विक साईराज, रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी, दोनों को जो है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार जो है दिया गया है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला महाकुंभ मेला किस वर्ष आयोजित किया जाएगा? नेक्स्ट जो महाकुंभ मेला है, देखिए आखिरी बार जो मेला आयोजन किया गया था वो 2013 में किया गया था और 12 साल बाद होता है। तो अब ये कब होगा? 2025 में होगा, जनवरी 2025 में। कहाँ पे आयोजित होगा? सॉरी 2025 आएगा, प्रयागराज में जो है ये आयोजित किया जाएगा। ठीक है, चलिए अगला है, गुरु वेम्पति चिन्ना सत्यम मुख्य रूप से किस नृत्य से संबंधित है? तो इनका जो संबंध है वो है कुचिपुड़ी से, यानी कि कुचिपुड़ी डांसर है ये गुरु वेम्पति चिन्ना सत्यम। ठीक, नेक्स्ट देखिए, गणगौर त्योहार मुख्य रूप से किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है? तो गणगौर त्योहार सेलिब्रेट होता है कहाँ पे? राजस्थान में। ठीक, निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में थिकसे मठ स्थित है? तो थिकसे जो मठ है ये स्थित है लद्दाख में। ठीक है, हेमिस लद्दाख में जो है ये एक बौद्ध मठ है जिसे हेमिस मठ भी जो है कहा जाता है। थिकसे मठ भी है, सॉरी हेमिस मठ अलग है, थिकसे मठ हो जाएगा ये। तो लद्दाख में जो है ये इसका राइट आंसर रहेगा। हेमिस मठ अलग है, थिकसे मठ अलग है। तो हेमिस मठ भी अगर पूछा जाता है तो वो भी लद्दाख में है, और अगर थिकसे मठ पूछा जाता है तो लेह से जो है ये 22 किलोमीटर दूर स्थित है और सबसे सुंदर मठ जो है ये लद्दाख का माना जाता है। ठीक है, तो याद रखना है इसको भी। ओके,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार के अभिलेखों के अनुसार कुतुब मीनार का निर्माण लगभग वर्ष डैश में हुआ था। कुतुब मीनार का जो निर्माण था ये 1193 में माना जाता है शुरू किया गया था। किसके द्वारा? कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। ठीक है। और इल्तुतमिश ने जो है इसको इल्तुतमिश ने जो था इसको समाप्त करवाया था। ठीक। इसकी मरम्मत फिर आपको पता है मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक का नाम जो है इसकी मरम्मत से आता है। सबसे लास्ट में जो करवाई थी वो फिरोज शाह तुगलक ने करवाई थी। ठीक है, तो ये भी याद रखना है, मरम्मत का पूछ लिया जाता है कई बार। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी योजना पीएम मोदी द्वारा शुरू की गई थी जिसमें मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी के लिए 100 लाख करोड़ का राष्ट्रीय मास्टर प्लान लॉन्च किया गया था। मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी के लिए 100 लाख करोड़ का राष्ट्रीय मास्टर प्लान, तो ये प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना थी जो कि पीएम मोदी के द्वारा शुरू की गई थी। ठीक। नेक्स्ट है 2021 में जो थी ये इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है, योजना की। मुगल सम्राट बाबर का दूसरा पुत्र कौन था? बाबर का दूसरा पुत्र पूछा है इसने। ओके, तो बाबर का पुत्र हुमायूं था। हुमायूं तो सबने पढ़ा ही है। ठीक है, उसके अलावा जो इसका पुत्र था वो था कामरान मिर्जा। ठीक है, जो दूसरा पुत्र था इसका उसका नाम था कामरान मिर्जा। ठीक है, ओके चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा इसने, निम्नलिखित में से कौन 2021 के विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लिए शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार प्राप्त करने वालों में से एक है? ये 2021 का है। ठीक है, तो ये मिला था डॉक्टर अमित सिंह को। ठीक है, किसको मिला था? ये डॉक्टर अमित सिंह को जो था मिला था 2021 का। और तो ये अलग अलग उसमें दिया जाता है, इसमें भी बहुत सारी कैटेगरीज होती हैं तो सभी को तो पढ़ना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो ये 2021 में इसको मिला था, तो वो याद नहीं रखना है। यहाँ पे जो क्वेश्चन याद रखना है कि ये किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो विज्ञान के क्षेत्र में जो है ये दिया जाता है शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार। ठीक है, ये भी 2021 का क्वेश्चन है, इसको भी छोड़ते हैं, ये भी छोड़िए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा वर्णक टमाटर के लाल रंग के लिए जिम्मेदार है? मतलब जो टमाटर का लाल रंग होता है उसके लिए कौन सा पिगमेंट जो है वो जिम्मेदार होता है? तो लाइकोपीन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की शहरी आबादी का लिंगानुपात क्या था? यहाँ पे शहरी आबादी का लिंगानुपात पूछा है यहाँ पे। तो शहरी आबादी का जो लिंगानुपात था वो था 926। ठीक है, शहरी आबादी। अगर वैसे पूछा जाए कि भारत में 2011 के अनुसार लिंगानुपात कितना था, तो वो था 943। 1000 पुरुषों पे 943 स्त्री। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। ओके, तो ये याद रखिएगा। और अगर यही चीज़ आपको पूछी जाए किसमें, शहरी आबादी का, तो शहरी आबादी का कितना हो जाएगा? 926 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा हमारे सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है? दूसरा सबसे बड़ा ग्रह पूछा, तो पहला कौन सा है? बृहस्पति जो है सबसे बड़ा ग्रह जो है माना जाता है। ठीक है, इसके बाद जो सबसे बड़ा ग्रह है वो कौन सा है? तो शनि आता है, बृहस्पति शनि। ठीक है, तो डी ऑप्शन जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा? सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह जो है हो जाएगा। ओके, ठीक, तो बस इतना याद रखिएगा। नेक्स्ट है, जेलीफिश किस संघ से संबंधित है? जेलीफिश बताना है कि किस संघ से संबंधित है, तो ये हो जाएगा निडारिया से। कौन से संघ से संबंध रखता है? निडारिया संघ से जो है ये संबंध रखता है। अगला देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनल्स हेल्प प्रोसेस एंड पैकेज प्रोटीन्स एंड लिपिड मॉलिक्यूल्स? ओके, जो हेल्प करता है प्रोसेस करने में किसको? प्रोटीन, मतलब प्रोटीन और लिपिड को बनाने के लिए। ठीक है, तो वो होता है गोल्जी बॉडी या गोल्जी एपरेटस। ठीक है,
उसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सी आरबीआई मतलब भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा एक बाहरी क्रेडिट आकलन संस्थान के रूप में मान्यता प्राप्त एक पूर्ण सेवा क्रेडिट रेटिंग एजेंसी जो भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के साथ पंजीकृत है, तो वो है इक्विटी रेटिंग्स एंड रिसर्च लिमिटेड। ओके, नेक्स्ट देखिए निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियां बॉक्साइट खानों के लिए जानी जाती हैं। बॉक्साइट जो होता है उसकी खान के लिए जो है जानी जाती है, वो है पंचपटमाली पहाड़ियां। कौन सी पहाड़ियां हैं? पंचपटमालियां जो है यहाँ पे पाई जाती है बॉक्साइट की खानी। ठीक है, बॉक्साइट माइन जो है वो कहाँ पे पाई जाती है? पंचपटमाली पहाड़ियों में। ठीक है, कहाँ पे स्थित है ये? उड़ीसा में है। चलिए नेक्स्ट देखिए, राजस्थान परमाणु विद्युत परियोजना डैश में है, तो कहां पे है राजस्थान परमाणु विद्युत परियोजना? रावतभाटा में है। नेक्स्ट है बेंजीन का रासायनिक सूत्र क्या है? बेंजीन, तो बेंजीन का रासायनिक सूत्र हो जाएगा C6H6। C6H6 जो है बेंजीन का केमिकल फॉर्मूला होगा। ठीक है, ओके ठीक है। अब मीथेन का भी पूछ लिया जाता है कई बार, तो मीथेन का CH4 होता है, बेंजीन का C6H6 होता है, इथेन का पूछा जाए तो C2H6 होता है, एथाइन का पूछा जाए तो C2H2 होता है। ठीक, तो वो याद रखना है। CH4 तो जो है इसमें दे भी रखा है, CH4 जो है ये किसका हो जाएगा? मीथेन का जो है ये रासायनिक सूत्र हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो C6H8 भी दिया है। C6H8 किसका होता है? साइक्लोहेक्साइन का होता है ये। ठीक है, या इसको एक ले सकते हैं, एल्कीन का कह सकते हैं, एल्कीन का। ठीक है, ओके। इसमें पूछा गया है यह इंद्रधनुष का चौथा रंग है। हम इंद्रधनुष का रंग करने के लिए एक टर्म यूज करते हैं ना, विबग्योर करके। ठीक है, विबग्योर करके लिखते ना इस तरीके से। तो यहाँ पे देखेंगे चौथा रंग कौन सा आ रहा है? G आ रहा है, तो ग्रीन, हरा जो है इसका चौथा रंग जो है होता है। ठीक, ओके। अगला देखिए, चुमाथांग हॉट स्प्रिंग आर लोकेटेड इन। चुमाथांग हॉट स्प्रिंग जो है ये कहाँ पर लोकेट है? तो ये है लद्दाख में। ठीक है, कहाँ पर है? लद्दाख में है ये चुमाथांग हॉट स्प्रिंग। नेक्स्ट है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखने और उसकी रक्षा करने की बात करता है? कौन सा आर्टिकल है जो भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखने की बात करता है? देखो आर्टिकल 51A(C) में जो है ये किया गया है। आर्टिकल 51A के C पार्ट में है, जिसमें भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखने की या रक्षा करने की बात जो है ये करता है। ये जो हमारे मौलिक कर्तव्य है उसमें जो है ये आता है ABC करके, तो इसमें C में जो है ये आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है जनवरी 2022 तक निम्नलिखित में से किसे भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के लिए नामित नहीं किया गया था? जिसे नामित नहीं किया गया था वो पूछा है। डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी, राकेश सिन्हा और सोनल मानसिंह को किया गया था, प्रोफेसर रिचर्ड हे को नहीं किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है नागरिकता अधिनियम डैश में पारित किया गया था। देखिए नागरिकता अधिनियम 1955 में जो था पारित हुआ था। ठीक है, एक नागरिकता अधिनियम जैसे मतलब इसमें अमेंडमेंट भी जो है हुए। ओके, लेकिन जो सबसे पहले पारित किया गया था वो 1955 में पारित किया गया था, और 6 बार इसमें संशोधन हो चुका है। जैसे सबसे पहले 1986 में हुआ, फिर 1992 में हुआ, 2003, 2005, 15 और 2019 में जो CA आया था। ठीक है, वो भी वही है नागरिकता अधिनियम। ओके, और जो अभी लागू हुआ है थोड़े दिन पहले ही। ठीक, तो ये जो अधिनियम था ये पारित हुआ था 1955 में, ये आपको याद रखना है। अगला देखिए, नेक्स्ट में पूछा गया है लौह का परमाणु क्रमांक क्या है? फेरस का परमाणु क्रमांक पूछा है, तो 26 जो है इसका क्या हो जाएगा? परमाणु क्रमांक हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में निर्मित पहला मेहराब बांध था? पहला मेहराब बांध पूछा है इसने, तो वो था इडुक्की बांध। ठीक है, कौन सा हो जाएगा? इडुक्की बांध होगा। नेक्स्ट देखिए, गुरु डोंगमर लेक इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? गुरु डोंगमर लेक जो है ये कहां पर है, किस राज्य में है? तो ये सिक्किम राज्य में है गुरु डोंगमर लेक। ठीक है, नेक्स्ट इसने पूछा है पौनमुडी हिल स्टेशन किस राज्य में है?
तो पोनमुडी हिल स्टेशन हो जाएगा केरला में। ठीक है, कहाँ पे हो जाएगा? केरला में। तो ये सारे याद रखने आपको। नेक्स्ट देखिए, ड्यूटेरियम किसका एक समस्थानिक है? प्रोटियम, ड्यूटेरियम किसके हैं? ये हाइड्रोजन के हैं। ठीक है, तो हाइड्रोजन का समस्थानिक होगा। ये क्वेश्चन नहीं करेंगे हम क्योंकि 2019-20 का है ये। देखिए अगला है, डैश इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मैग्नीज ओर इन इंडिया। मैग्नीज ओर का जो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है इंडिया में वो कौन सा है? मैग्नीज उत्पादक राज्य अगर हम देखें तो कौन सा है? उड़ीसा है। ठीक है, नेक्स्ट है, खिलजी वंश के ठीक बाद किस वंश ने दिल्ली पर शासन किया था? खिलजी के ठीक बाद बोला है, तो खिलजी के ठीक बाद आया था तुगलक वंश। सबसे पहला वंश जिसने दिल्ली पर शासन किया था वो कौन सा था? गुलाम वंश था। गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद और लास्ट का जो रहा वो कौन सा था? लोदी वंश था। ठीक है, तो खिलजी के बाद तुगलक वंश जो था आया था। ठीक है, ओके, ये नहीं देखेंगे, 2021 के क्वेश्चन है ये। ये देखते देखिए, भारत का पहला राज्य कौन सा जिसने हर घर में छत वर्षा जल संग्रहण ढांचे का बनाना आवश्यक कर दिया था? तो ऐसा पहला राज्य था तमिलनाडु। ठीक है, कथक कर्नाटक का एक शास्त्रीय नृत्य है? नहीं, कथक तो यूपी का है, उत्तर भारत का है। कथकली केरल का है, तो बिल्कुल केवल दूसरा जो है वो सही है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का डैश संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है? तो आर्टिकल 239 जो है ये संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है, तो बी ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट में है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? द पोर्शन ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस विच इज सोल्ड इन द मार्केट बाय द फार्मर इज कॉल्ड मार्केटेड सरप्लस। बिल्कुल सही है। इन अकॉर्डेंस विद द गोल ऑफ स्टेट कंट्रोलिंग द कमांडिंग हाइट ऑफ द इकोनॉमी द इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन ऑफ 1956 वाज अडॉप्टेड। तो दोनों ही जो है यहाँ पे स्टेटमेंट्स जो है वो क्या है? करेक्ट है। ठीक है, ओके, निम्नलिखित में से किसे सबसे शक्तिशाली चोल शासक माना जाता था? सबसे शक्तिशाली चोल शासक माना जाता था राजा राज प्रथम को। ठीक है, ओके, निम्नलिखित में से कौन 2 ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं? जिन्होंने 2 ओलंपिक पदक जीते हैं वो जीते हैं पीवी संधू ने। ठीक, तो पीवी संधू जो है 2 ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई है। नेक्स्ट है, विश्व तंबाकू निषेध दिवस प्रत्येक वर्ष 31 मई को जो है मनाया जाता है। ओके, सही नहीं है बताना, जो सही नहीं है। लेटेराइट मृदा चाय और कॉफी उगाने के लिए उपयोगी होता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। लेटेराइट मृदा का निर्माण उच्च तापमान तथा भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में होता है, तो केवल नहीं, सॉरी, पहले वाला सही बनेगा। पहले वाला सही है, दूसरे वाला सही नहीं है, तो केवल 2। लेटेराइट मृदा ही चाय और कॉफी उगाने के लिए सबसे उपयोगी है, लेकिन भारी वर्षा और उच्च तापमान वाले क्षेत्रों में जो है ये नहीं होता है निर्माण इसका। ठीक है, चलिए, ओके, उसके बाद देखिए कौन सा युग्म सही है परमाणुकता के हिसाब से, कि नाइट्रोजन के जो है 2 परमाणु होते हैं, सल्फर के बहु परमाणु होते हैं, तो 1 और 2 दोनों ही क्या है? बिल्कुल सही है। ठीक, आगा खान पैलेस भारत के किस राज्य में स्थित है? आगा खान पैलेस जो है ये भारत के महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, रसोई घर के कचरे को कृमि अथवा लाल केंचुओं द्वारा से कंपोस्ट में परिवर्तित करना वर्मो कंपोस्टिंग कहलाता है। बिल्कुल सही पॉइंट है। रसोई घर के अपशिष्ट सहित पौधे एवं जंतु अपशिष्टों को खाद में परिवर्तित कंपोस्टिंग कहलाता है। तो दोनों ही पॉइंट यहाँ पे बिल्कुल सही दिए गए हैं। ठीक है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संघ की कार्यपालिका शक्ति से संबंधित है? आर्टिकल 53। 52 में क्या है? बाकी भारत का एक राष्ट्रपति होगा, फिर उसमें जो है आर्टिकल 53 में जो है संघ की कार्यपालिका शक्ति जो है बताई गई है। ठीक है, तो बिल्कुल बी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आगे है, डैश आर ए काइंड ऑफ वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम ऑफ द सेल, जो कि क्या है? वेस्ट डिस्पोजल है, अपशिष्ट निपटान के लिए जो यूज हो, मतलब जो अपशिष्ट निपटान प्रणाली मानी जाती है। तो लाइसोसोम्स जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, लाइसोसोम। ठीक, ओके, शिव की स्तुति में बनाए गए कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण चंदेल राजवंश के राजा धंग देव द्वारा 999 में किया गया था। पॉइंट बिल्कुल सही है। तंजावुर के राजराजेश्वर मंदिर का शिखर उस समय के मंदिरों में सबसे ऊंचा था। तो ये दोनों ही पॉइंट बिल्कुल यहाँ पे कथन सही दिए गए हैं। ठीक है, ओके, अगला देखिए, खो खो की प्रत्येक टीम में खिलाड़ियों की संख्या होती है। तो खो खो की हर टीम में खिलाड़ियों की जो संख्या होती है वो कितनी होती है? 12 होती है। मतलब मेन खिलाड़ी 9 होते हैं और 3 जो है इसमें अतिरिक्त खिलाड़ी होते हैं। ठीक है, तो 12 हो जाएगी इस तरीके से।
आई डू वट आई डू पुस्तक के लेखक कौन है? तो रघुराम राजन जो है आई डू वट आई डू पुस्तक के क्या है? लेखक है। ठीक है, ठीक है। तो ये था आज के स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस। आप मतलब बहुत सारी चीज़ें हमने इसमें एक्स्ट्रा भी पढ़ी हैं, और जो एक्स्ट्रा पढ़ी हैं उन्हीं से जो है क्वेश्चन क्या होते हैं, वापस से रिपीट होते हैं। ठीक है, तो ये इस तरीके से जो हमने इस क्वेश्चन को कर लिया है। और अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। साथ साथ जो स्टैटिक जीके और करंट अफेयर के टॉपिक चल रहे हैं उनको भी जो है आप ज़रूर करें। और जैसे ही मार्च के पेपर आते हैं हम उनको भी डिस्कस करेंगे कि क्या क्या जो है क्वेश्चन वहाँ से पूछे गए हैं। ओके, और कितना जो है हमें बेनिफिट इन पेपर को करने से मिला है, कि कुछ क्वेश्चन रिपीट हुए हैं उसमें या नहीं हुए, या टॉपिक रिपीट हुआ है। ओके, देखिए टॉपिक तो रिपीट होगा ही होगा, क्वेश्चन बेशक ना हो, लेकिन जो हम एक्स्ट्रा चीज़ें पढ़ते हैं वो चीज़ें ज़रूर हमारी आगे जो एग्ज़ाम होंगे उनमें काम आएंगी। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।